Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 मार्च 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जीका वायरस के बारे में। पहला स्टेटमेंट बोलता है ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा, उस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी देश हैं वहाँ पर जो जीका वायरस नाम की बीमारी है ना, ये फैलती है उन्हीं मच्छरों की वजह से जिन मच्छर की वजह से डेंगू ट्रांसमिट होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जीका वायरस बीमारी में जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी ये जो बीमारी है ये फैल सकती है, ये भी यहाँ पर संभव है। तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर में जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है वहाँ से आप इसको लिंक कर पाओगे। देखो बहुत सारे आर्टिकल्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये नए आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, इसके बारे में बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है कि पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में हम पृथ्वी के आसपास, जैसा हमारा एक प्लैनेट है सैटर्न, उसके आसपास एक रिंग है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे पृथ्वी के आसपास भी रिंग देख सकते हैं। इस प्रकार का छल्ला बन सकता है। लेकिन बात यह है ये छल्ला अभी जो इतना खूबसूरत लग रहा है पिक्चर में, ऐसा हकीकत में नहीं होगा। हकीकत में ये छल्ला कहीं ना कहीं पृथ्वी की खूबसूरती को और ज़्यादा बेकार कर देगा। कहोगे क्या मतलब है, ये समझते हैं आगे। इसी वजह से थंबनेल में लिखा गया है ना कि वैज्ञानिकों की यहाँ पर एक चेतावनी है इस पूरे के पूरे मामले को लेकर। अच्छा, आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। बोला जा रहा है कि देखो हम लोग ना बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने लगे हैं और पहले के मुकाबले आज के समय में सैटेलाइट्स लॉन्च करना काफ़ी आसान भी हो चुका है। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं, फॉरेन स्पेस एजेंसीज़ हैं जो कि लगातार ढेर सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही हैं। तो बोला ये जा रहा है कि 2030 तक पृथ्वी का जो ऑर्बिट है ना, वहाँ पर एक्सपेक्टेड है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 60,000 के आसपास सैटेलाइट्स मंडरा रही होंगी, 60,000 के आसपास सैटेलाइट्स घूम रही होंगी। ठीक है, तो अभी करेंटली 9-10 हज़ार के आसपास सैटेलाइट्स हैं। आने वाले समय पर ये सैटेलाइट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ऐसा कह सकते हो। पता है जो सीन है आने वाले 10-15 सालों में वो कैसा दिखाई पड़ेगा, वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ऐसे कई आर्टिकल, कई सारी पिक्चर्स जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। 1957 में आप देख पाओगे पृथ्वी के आसपास जो सैटेलाइट्स हैं ना के बराबर हैं, बहुत कम सैटेलाइट्स नज़र आती हैं। 1992 में आप देखोगे सैटेलाइट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2015 में ये हालात हुए और अभी यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स आप देख पाओगे यहाँ पर ये, ठीक है। और इस प्रकार से सैटेलाइट्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और मैं आपको बता दूँ जो ये मैंने आपको दिखाया है ना, ये सैटेलाइट भी नहीं है, तो ये क्या है, ये लगभग कह सकते हो अंतरिक्ष का कचरा है, स्पेस डेब्रिस है। ये अंतरिक्ष का कचरा है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, लेकिन है नहीं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो खूबसूरती है पृथ्वी की वो कहीं ना कहीं डिटोरेट कर देगा, उसको ख़राब कर देगा। अच्छा, ये कचरा हुआ कैसे, तो आपको पता है सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है ना, तो एक रॉकेट जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, तो क्या वो रॉकेट वापस आता है? अभी धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम आगे आ रहे हैं, बट वो क्या होता है, वो अंतरिक्ष में जाकर ही कचरा बन जाता है। और जो सैटेलाइट्स होती हैं उनकी भी एक पर्टिकुलर कह सकते हो
उम्र होती है ना, एक लाइफ टाइम होता है उनका। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पर वो सैटेलाइट कह सकते हो अंतरिक्ष में चल रही है ना। एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में कई सैटेलाइट्स खराब हो जाती हैं, कई मिशंस फेल हो जाते हैं। ऐसे कई सारा जो डेब्रिस है, कई सारा जो कचरा है ना, वो अंतरिक्ष में वो इकट्ठा हो चुका है। और कचरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 1957 में यह अंतरिक्ष में जो कचरा है ना, ये बहुत ही कम हुआ करता था। 2005 में दिखाई पड़ने लगा, फिर 2018 में बहुत ज़्यादा हो गया। बोला जा रहा है 2030 में कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है। फिर यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर हो सकती है कि आने वाले समय में पृथ्वी के आसपास रिंग्स बन सकती हैं। ऐसे छल्ला बन सकता है, जैसे सैटर्न प्लैनेट के आसपास है वैसे ही पृथ्वी के आसपास बन सकता है। लेकिन फ़र्क यह है कि ये जो छल्ला है ना, ये एक मैन मेड होगा और बेसिकली कूड़े से बना होगा, ट्रैश से बना होगा। जो अंतरिक्ष के अंदर कचरा घूम रहा है उसी से वो बना होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जो रिंग्स बनेंगे वो सब जंक से बनता हुआ नजर आएगा। तो इसके इमेजिनेशन के लिए एक और पिक्चर रिलीज़ की गई है ना। काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे यार, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये जो रिंग है, लेकिन ऐसा रिंग होगा नहीं। रिंग कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ऐसे कचरे वाला। ठीक है, तो ऐसे पिक्चर्स भी अभी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुए हैं। और प्रॉब्लम क्या है पता है, जो भी कचरा अंतरिक्ष में घूम रहा है, तैर रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से तैर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मिशंस के लिए, जो हम लोग काफ़ी सारे मिशंस लॉन्च करते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं, इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, खतरा साबित हो सकता है। उसी को यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, कैसलर सिंड्रोम। ठीक है, कैसलर सिंड्रोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसलर सिंड्रोम क्या है? बोला जा रहा है कि आने वाले समय पर एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो सब तबाह हो सकती हैं, सब कुछ बेकार हो सकती हैं, केवल इस कचरे की वजह से, इस बढ़ते कचरे की वजह से। जो ये स्पेस डेब्रिस इकट्ठा हुआ है, अंतरिक्ष का कचरा जो बढ़ता जा रहा है तेजी से, ये बहुत तेजी से तैर रहा है, मैंने आपको बताया। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय पर ये एक दूसरे से टकराए। ठीक है, और कैसलर सिंड्रोम ये बोलता है कि ये सिचुएशन वो होगी जब मान लो यहाँ पर एक टुकड़ा है जो कि एक मिशन से टकराएगा, फिर एक दूसरा टुकड़ा किसी और से टकराएगा, फिर तीसरा किसी और से टकराएगा। ऐसे आपस में ये सारे का सारा जितना कुछ है ना अंतरिक्ष के ऊपर, वो सब कुछ आपस में टकरा जाएगा। आपस में टकरा कर जितने मिशन हैं हमारे, या जितनी भी चीज़ें, वो सब खत्म हो जाएंगी। ये बेसिकली कैसलर सिंड्रोम मेंशन करता है। जबकि इस मामले को टैकल करने के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट नेत्र। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेत्र, ध्यान रखना, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि क्या करेगा, हमारे स्पेस में जो ये अंतरिक्ष का कचरा है इसको डिटेक्ट करने का काम करेगा, इस डेब्रिस को पहचानने का काम करेगा, और जितने भी हमारे मिशंस हैं या हमारी इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनको इस कचरे से बचाने की कोशिश करेगा कि ये कचरा हमारे इन मिशन से टकरा ना जाए, हमारे सैटेलाइट से टकरा ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट नेत्र है। ध्यान रखना, आपसे सवाल बन सकता है प्रोजेक्ट नेत्र किस चीज़ के लिए, तो ध्यान रखना ये है अंतरिक्ष के कचरे को, यानी स्पेस डेब्रिस को डिटेक्ट करने के लिए, या स्पेस डेब्रिस से हमारे सैटेलाइट्स को बचाने के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट नेत्र होगा ना, ये छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और उसको लेकर देखो, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी द हिंदू के अंदर में, जो हमारा डेटा पॉइंट आता है ना, तो वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पर स्पेस डेब्रिस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई थी, प्रोजेक्ट नेत्र के बारे में समझाया गया था। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो चुकी हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो ये डेब्रिस है वो लगातार इकट्ठा हो रहा है, यानी कि अंतरिक्ष में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो चीज़ बढ़ रही है करंट समय में, वो सैटेलाइट से ज़्यादा कचरा बढ़ता जा रहा है ना। काफ़ी सारी सैटेलाइट्स बेकार हो जाती हैं, कुछ मिशंस होते हैं फेल हो जाते हैं, बहुत कुछ इस तरीके से यहाँ पर कलेक्ट होता जा रहा है, वो यहाँ पर इस प्रकार से डेब्रिस इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, नवाता आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में भी लिंक कर पाओगे। हमने कई बार नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट के बारे में पढ़ा है ना, बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा रखा है, कुछ नोट्स वगैरह अलग से प्रोवाइड करवा रखे हैं, एक पिक्चर आपको प्रोवाइड करवा रखा है नोस्त्रो वोस्त्रो को समझने के लिए। तो आज भी हम डिस्कशन थोड़ा बहुत इसके बारे में करेंगे, लेकिन जो स्पेशल डिस्कशन होने वाला है ना, वो बेसिकली एक अकाउंट है जिसको हम लोग SVRA के नाम से जानते हैं। यह है स्पेशल वोस्त्रो रूपी अकाउंट। ठीक है, आपने वोस्त्रो अकाउंट तो सुना होगा, लेकिन ये स्पेशल वोस्त्रो रूपी अकाउंट क्या है इसको समझना होगा। देखो हुआ क्या है, कई सारे कंट्रीज़ के साथ में ये अकाउंट हमने ओपन कर लिया है। पिछले कुछ समय पर 50 से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, और कई सारे अलग अलग देशों ने ये अकाउंट्स हमारे यहाँ पर ओपन करवाए हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने परमिशन दे दिया है 18 देशों के अलग अलग बैंक्स को कि वो भी व्यापार कर सकते हैं हमारे पास में रुपी के अंदर में। हमारे साथ में अगर व्यापार करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन रुपी में कर पाएंगे। तो कहोगे एक मिनट, क्या रुपी में व्यापार नहीं होता है? देखो, आज के समय में जो मेजोरिटी के अंदर में जितना भी ट्रेड होता है, या ज़्यादातर कंट्री जो व्यापार करती हैं वो डॉलर में करती हैं, सभी को पता है।
क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डॉलर जो करेंसी है ना काफ़ी पावरफुल है। अब पावरफुल का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में। दुनिया भर में किसी भी देश में आप डॉलर दे दो वो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन क्या इंडियन रुपी को हर कोई कंट्री एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं, कुछ ही कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं, हर कोई देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। अब जैसे हम लोग करंट समय पर बांग्लादेश हो गया या भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इनके साथ में व्यापार कर लेते हैं इंडियन रुपी के अंदर में, लेकिन कोई और दूसरी कंट्रीज़ के साथ में व्यापार करना हुआ तो हमें डॉलर में ही करना पड़ता है। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पेमेंट्स होते हैं वो डॉलर में ही करना पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ पर डॉलर एक्सेप्टेबल है हर जगह पर, इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्या हुआ, इसी चीज़ को सोचते हुए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या हमारी जो पूरा का पूरा देश है, इनका एक मेजर फोकस क्या है कि जो व्यापार है ना इसको हम इंडियन करेंसी में लेकर आएँ, हम इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ाएं, इंडियन करेंसी को हर कोई कंट्री एक्सेप्ट करे, हमें इस प्रकार से इस करेंसी को बनाकर चलना है। और इसी के लिए यहाँ पर कदम उठाया गया है नोस्त्रो वोस्त्रो का। और इसमें भी एक अच्छा स्टेप ये है, वो है स्पेशल वोस्त्रो रुपी अकाउंट। ये अकाउंट्स वो हैं जिसके माध्यम से जो व्यापार होगा ना वो केवल और केवल रुपी में होगा। यानी यहाँ पे डॉलर का काम खत्म, जिस भी देश के साथ में हम व्यापार कर रहे होंगे वो रुपी में कर रहे होंगे, पेमेंट कर रहे होंगे रुपी में कर रहे होंगे, और पेमेंट ले रहे होंगे रुपी में ले रहे होंगे। कहोगे ऐसा कैसा है? हाँ, ऐसे ही यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट का। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ नोस्त्रो और वोस्त्रो का, क्योंकि मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक नहीं पता होगा तो आर्टिकल समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बेसिक समझते हैं। जब हम बात करते हैं नोस्त्रो की और साथ ही साथ में वोस्त्रो की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो नोस्त्रो मतलब होता क्या है वैसे? देखो, नोस्त्रो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आवर्स, यानी कि हमारा। वोस्त्रो क्या है? तो वोस्त्रो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है योर्स, यानी कि तुम्हारा। अब होता यहाँ पर यह है कि जैसे अभी रिसेंटली पिछले साल की बात है, फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो काफ़ी नाराज़ हो जाती हैं। नाराज़ होने के बाद में उन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए, और सैंक्शंस इतने ज़्यादा लगा दिए कि रशिया ना डॉलर में व्यापार कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे रशिया को जो स्विफ्ट एग्रीमेंट है वहाँ से ही बाहर निकाल दिया। तो अब रशिया डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता, कई सारे सैंक्शंस लग चुके हैं। तो ये हालात रशिया के हो गए। अब रशिया को भारत के साथ में व्यापार करना था, तो व्यापार अगर करना था तो वो कैसे करते हैं? ठीक है, क्योंकि डॉलर का यूज़ हो नहीं रहा है, हम रशिया को पेमेंट करें डॉलर में तो भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर एक अच्छा कदम ये उठाया गया नोस्त्रो और वोस्त्रो का, कि नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा? इसमें यह होगा कि रशिया का कोई बैंक, रशिया के देश में जो उनका बैंक होगा वो इंडिया की किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा लेगा, और इंडिया का कोई बैंक रशिया की किसी बैंक के अंदर में अकाउंट खुलवा लेगा। यानी वो दोनों बैंक आपस में कोऑपरेट कर कर एक दूसरे के देश में अकाउंट खुलवा लेंगे। अब जो व्यापार होगा, उनका जो पेमेंट होगा वो इन्हीं अकाउंट के माध्यम से होगा। अच्छा, ये अकाउंट खुलेंगे कैसे? तो मैंने बोला वोस्त्रो, वोस्त्रो मतलब योर्स, यानी कि रशिया क्या करेगा, रशिया का कोई सपोज कोई भी बैंक है वो अपना वोस्त्रो अकाउंट, अपना अकाउंट हमारे यहाँ पर ओपन करवा लेगा। सपोज रशियन बैंक है कोई, तो वो क्या करेगा, इंडिया के एसबीआई में किसी बैंक में अपना वोस्त्रो अकाउंट, यानी योर्स आपका अकाउंट, वोस्त्रो अकाउंट अपना हमारे यहाँ पर खुलवा लेगा। ऐसी नोस्त्रो होता है। नोस्त्रो में आवर्स, हम क्या करेंगे, अब नोस्त्रो में हम यानी कि हमारी कोई बैंक जो है वो एक अकाउंट खुलवा लेगी रशिया के बैंक के अंदर में, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नोस्त्रो। अब जो भी व्यापार होगा, जो भी पैसा का ट्रांजैक्शन होगा, वो सब यहाँ पर इन्हीं अकाउंट्स के बीच में होने वाला है। तो अब क्या होगा, आराम से हम रुपये का व्यापार कर सकते हैं, है ना। रशिया से कोई सामान परचेज करना हो परचेज कर सकते हैं, उसके बदले में जो पेमेंट करना हो डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है भैया, अब यहाँ पे रुपये में किया जा सकता है इस व्यापार को। और रशिया उस रुपये का यूज़ कर सकता है बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रशिया हमसे कुछ परचेज़ नहीं करता, रशिया भी हमसे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता है। अगर उसे कोई चीज़ खरीदनी होगी तो वही रुपये का वो वापस से यूज़ कर सकता है। इससे क्या होगा, रुपये का जो वैल्यू है ना वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल वोस्त्रो अकाउंट हो गया। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट की, स्पेशल वोस्त्रो रुपी अकाउंट की। इसमें क्या होता है इसको समझना है। अब उसको समझने से पहले आप यहाँ पर इस करंट न्यूज़ को समझो। हमारी केंद्र सरकार ने क्या बोला है? बोला है कि देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 18 देशों को परमिशन दे दी है कि वो अपना ये स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट हमारे देश में, हमारी बैंक्स में खुलवा सकते हैं। ठीक है, वो 18 देश कौन कौन से जिनको परमिशन दी गई है? तो उसमें आप देख पाओगे बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी,
जर्मनी यानी यूरोप तक पहुंच चुके हैं हम। देन गुयाना, इजराइल, केरला, मलेशिया, सॉरी केरला बोल रहा हूँ, कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सीचेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तांजानिया, युगांडा और यूके। ये कुछ 18 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि मेंशन की गई हैं। इन कंट्रीज़ को परमिशन दे दी गई है कि आप अपना स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट भारत में खुलवा सकते हो, है ना। अब ये अपना अकाउंट खुलवाओगे तो इसके माध्यम से आपके साथ में व्यापार किया जाएगा। अच्छा, सवाल यह है कि सर इतना तो चलो समझ में आ गया, अकाउंट ये सब खुलवा सकते हैं। अब ये बताओ कि जो नॉर्मल वोस्त्रो अकाउंट है और ये स्पेशल वाला अकाउंट है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। देखो, स्पेशल जो वोस्त्रो अकाउंट है ना, इसको स्पेशल बोलने के पीछे का एक रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, यहाँ पर आप डॉलर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे। जो नॉर्मल वोस्त्रो अकाउंट है, यहाँ पर पेमेंट के अंदर बीच बीच में यहाँ पे कह सकते हो पेमेंट अगर हमें लेनी है तो हम डॉलर में ले सकते हैं, है ना। पेमेंट पे करनी है तो हम लोग यहाँ पर रुपी में पे कर सकते हैं, वो चीज़ें हो रही थी। लेकिन स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट के अंदर में आप केवल और केवल रुपी का यूज़ करोगे, है ना, इंडियन रुपी का आप यूज़ करोगे। जैसे कि मान लो भारत का कोई इम्पोर्टर है, सपोज़ भारत का कोई इम्पोर्टर है जिसने यहाँ पर रशिया से या किसी देश से कोई सामान परचेज़ किया। अब कोई सामान परचेज़ किया हमने, तो क्या करना होगा, हमें पेमेंट करना होगा। और उस देश का एक स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट हमारे देश में खुला हुआ है, हमारी बैंक में खुला हुआ है। तो वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस बैंक के अंदर में पेमेंट कर देंगे रुपी में। किस में? रुपी में पेमेंट कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमने उस देश से सामान परचेज़ किया है तो रुपी में पेमेंट कर देंगे। अब सपोज़ यहाँ पे हमने एक इसका दूसरा छोर ले लेते हैं, हमने सामान को एक्सपोर्ट किया, रशिया को कोई सामान बेच दिया। अब बेच दिया तो रशिया पेमेंट करेगा, तो पेमेंट के लिए क्या करेंगे, उसी अकाउंट से रुपी में ही पेमेंट काट लेंगे। ठीक है, उसी अकाउंट से रुपी में ही पेमेंट कट कर लिया जाएगा। यह है स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट, ध्यान रखना। यहाँ पे केवल और केवल रुपी का यूज़ किया जा रहा है, इस वजह से इसको स्पेशल वोस्त्रो रुपी अकाउंट यहाँ पर बोला गया है। बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर केवल और केवल रुपी का एक मेजर यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो स्पेशल क्यों है, समझ में आ गया। स्पेशल होने का एक और रीज़न है, वो रीज़न यह है कि जो ये स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट होल्डर्स होते हैं ना, या जिन जिन का अकाउंट होता है, उनको यह अलाउ किया जाता है कि मान लो आपके अकाउंट में पैसा थोड़ा ज़्यादा है, व्यापार करने के बाद में भी आपके पास में सरप्लस पैसा बच गया है, तो आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर में लगा सकते हो। जबकि ऐसा नॉर्मल वाले वोस्त्रो अकाउंट में नहीं था, यहाँ पर आपके पास में ये वाला प्रोविज़न भी आ जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, एक छोटा सा डिफरेंस और है। जो स्पेशल वाले अकाउंट्स होते हैं, स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट्स, इसको ओपन करने से पहले एक अप्रूवल चाहिए होता है, प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। जबकि वोस्त्रो अकाउंट में इतना कोई अप्रूवल वगैरह नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें एक अप्रूवल चाहिए होता है। ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है। आई होप गाइज आपको बहुत सिंपल तरीके से, मतलब जितना सिंपल हो सकता था, आसान भाषा हो सकती थी, उतने आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। समझ में आ गया है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर ज़रूर से लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अच्छा, एक मिनट और, कि अब हम अगर ये काम कर रहे हैं ना, यानी इंडियन रुपी में व्यापार चल रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहली बात कि रुपी का जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा, है ना। रुपी का ग्रोथ होगा, ग्लोबल लेवल पर रुपी का एक्सेप्टेंस यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। जैसे यहाँ पर डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे हम क्या कर रहे हैं, अपने रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरा एक अच्छा कदम ये होगा कि मान लो किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, जैसे आज रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए, रशिया व्यापार नहीं कर सकता है, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया, डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसे आने वाले समय पर किसी भी देश के ऊपर में सैंक्शन लगते हैं तो वो इस प्रकार से वो रुपी में व्यापार कर सकेगा, है ना। तो ये यहाँ पर इसका एक और फ़ायदा ये नज़र आता है। फिर उसके बाद में क्योंकि अब रुपी का एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, तो रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि आज के समय पर तो हमें अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, बट आने वाले समय पर जब रुपी का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तो हमें इतना फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा नहीं, क्योंकि हमारी रुपी ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ना इसी आर्टिकल के नीचे एक और छोटा सा आर्टिकल है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। बात की जा रही है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, ठीक है। एक ऐसी गैस ट्रेजेडी, एक ऐसी घटना, मतलब जो कि दुनिया की अभी तक सबसे खतरनाक गैस वाली घटना हुई है। क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। देखो, पहली बात मैटर क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर ये इशू यह है कि जो हमारी केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार एक कंपनी के पीछे पड़ी हुई है। अब उस कंपनी का नाम क्या है, उसका नाम है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन,
ठीक है, अब ये कंपनी कौन सी है? ये वही कंपनी है, ठीक है, जिसमें से गैस रिलीज़ हुई थी, गैस लीक हुई थी भोपाल में, जिसकी चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग कह सकते हो कहीं ना कहीं वो डिसेबिलिटी हो गई उनको, है ना, वो आज तक सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कंपनी है, इसी से गैस रिलीज़ हुई थी भोपाल के अंदर में, जिसकी वजह से ही पूरा का पूरा कह सकते हो डिज़ास्टर है वो क्रिएट हुआ था। तो हुआ क्या, जब ये डिज़ास्टर हुआ तो इस कंपनी से कई सारा जो पैसा है वो लिया गया, कई सारा पैसा लेने के बाद में, करोड़ों रुपए लेने के बाद में कुछ लोगों को दिया गया, मुआवजा दिया गया, कंपनसेशन पे किया गया। लेकिन क्या हुआ ना, अभी पिछले कुछ समय पर हमारी केंद्र सरकार इस कंपनी के पीछे वापस से पड़ चुकी है, ठीक है, लगभग 40 साल हो रहे हैं और अभी इस कंपनी के पीछे वापस से यहाँ पर पहुँच चुकी है। क्यों? इस कंपनी से थोड़ा सा और पैसा मांगा जा रहा है कि भाई और पैसा यहाँ पर आपको देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो विक्टिम्स हैं, है ना, उनको हमें मुआवजा पे करना है। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बीच में आ गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ में यहाँ पर ये डिस्कशन भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन भी डाली, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप और पैसा नहीं मांग सकते हो यूनियन कार्बाइड से। और पहली बात, जो पहले पैसा आया भी है सरकार के पास में यूनियन कार्बाइड कंपनी के पास से, तो वो जो पैसा है ना वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुआ भी नहीं है, यानी सारे लोगों को, जो लोग पीड़ित थे उनको, सभी लोगों को पैसा मिला भी नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहकर सरकार की फटकार लगाई है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आपने समझा करंट इशू एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट थोड़ा सा अभी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी एग्जैक्टली क्या थी, क्योंकि इस आर्टिकल से तो कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ये तो पूछा नहीं जाएगा कि हाँ केंद्र सरकार ने यहाँ पर पिटीशन डाला, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ऐसे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ध्यान रखना, कभी ज़िंदगी में नहीं बनते हैं, और मतलब इतिहास में कभी नहीं बने हैं तो अभी फिर से नहीं बनेंगे आगे भी, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बेसिस पर हम चल रहे हैं। तो करना क्या है, इस आर्टिकल के बेसिस पर इसका बैकग्राउंड पढ़ना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी बार बार न्यूज़ में आ रही है, तो इसमें से सवाल बन सकता है, जैसे कई सारे एग्जाम में पहले सवाल बन चुका है कि जो गैस रिलीज हुई थी वो गैस कौन सी थी, है ना। अब यही नहीं पता होगा तो क्या फ़ायदा इस आर्टिकल का पढ़ने का, ठीक है। अब ये डिजास्टर क्या था समझते हैं, इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से भी लिंक कर सकते हो। देखो ये खबर है या ये बात है एग्जैक्टली 3 दिसंबर 1984 की। 1984 में 3 दिसंबर में होता यह है कि ठंड का समय था, आधी रात में जो ये गैस है वो यहाँ पर इस कंपनी से रिलीज़ हो जाती है। और इस गैस का नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल आइसोसियानेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मिथाइल आइसोसियानेट इस गैस का नाम है। इस गैस का केमिकल फार्मूला क्या है, तो उसका केमिकल फार्मूला है CH3NCO या फिर C2H3NO के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये गैस इस कंपनी से रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। ये गैस इस कंपनी से निकल कर पूरे मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, जो राजधानी है भोपाल, उसके अंदर में फैल जाती है। और लगभग बोला यह जा रहा है कि मतलब एक अंदाज़ा बताया जा रहा है 40 टन के आसपास जो गैस है, 40 टन, आप इमेजिन करो 40 टन गैस, और इसके साथ साथ कुछ और भी केमिकल्स जो हैं वो सब इस कंपनी से निकलकर पूरे वातावरण में फैल चुके थे भोपाल के अंदर में। इस कंपनी के आसपास तो बहुत ही खतरनाक असर हुआ था इस गैस का। अब ये मिथाइल आइसोसिनेट होती क्या है, तो ये गैस है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एक होता है टॉक्सिक जहरीला और एक होता है एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक वाली कैटेगरी के अंदर में आती है। इवन यहाँ पर कह सकते हो कि अगर एक इंसान थोड़ी बहुत भी गैस उसके नाक में चली जाती है ना, तो विद इन मिनट, लगभग 1 आध मिनट के अंदर में यहाँ पर उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो अगर ये गैस इतनी खतरनाक है कि 1 मिनट में किसी इंसान की जान ले सकती है, अगर 1 मिनट के लिए उसकी नाक में अगर ये गैस चढ़ जाती है तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक केमिकल डिज़ास्टर हुआ होगा उस समय पर, वो भी आधी रात में, जब लोगों को यहाँ पे पता चला कि भाई ये गैस रिलीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। कुछ बच गए थे, है ना। अब कुछ बच गए थे तो उनकी बॉडी के अंदर में बहुत सारी जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, देखो इस आर्टिकल में एकलौती इंपॉर्टेंट चीज़ है चर्चा में, वो है PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। लेकिन खबर क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। देखो हुआ क्या है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हाल ही में ये बोला कि 15,000 करोड़ रुपए, कितने, 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर में, ठीक है। यानी जो ये PVTG ग्रुप्स है ना, यहाँ पर PVTG ग्रुप्स क्या होते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो PVTG ग्रुप्स जो हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे, ऐसा रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था। लेकिन क्या होता है कि अभी बहुत सारे लोग जो है ना, ये जो पैसा खर्चा जा रहा है इसके अगेंस्ट में खड़े हो चुके हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट में क्यों खड़े हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि देखो हम ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं, ये पैसा आप किस बेसिस पर खर्च कर रहे हो,
क्या आपको पता है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी आबादी है इनकी? आपके पास में इनकी आबादी का कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अभी तक आप कह सकते हो बोला जा रहा है कई सारे राज्यों में, कई सारी यूनियन टेरिटरीज में कितने कितने पीवीटीजीज रह रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर में कितने कितने लोग रह रहे हैं, आपके पास में कोई डेटा नहीं है। और डेटा ना होने के बाद आप इतना बड़ा एक ह्यूज पैसा जो है यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए आप अलोकेट कर रहे हो इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए, तो ये क्या सही रहेगा? इसके ऊपर यहाँ पर प्रश्न उठाया जा रहा है। जबकि सरकार ने बोला है कि जो ये 15,000 करोड़ है ना, ये आने वाले 3 सालों के अंदर में 5-5 करके 3 सालों में 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ करके यहाँ पर ये 15,000 करोड़ खर्चे जाएंगे ओवरऑल पीवीटीजीज के डेवलपमेंट के लिए। बट इसके ऊपर सवाल क्या उठ रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। देन उसके बाद में इन्होंने पीवीटीजीज के बारे में समझाया है कि पीवीटीजीज एग्जैक्टली क्या होती हैं, और सवाल भी आपका यहीं से बनेगा कि आखिरकार पीवीटीजीज होते क्या हैं। इवन मैं आपको बताऊँ यूपीएससी पहले सवाल यहाँ से पूछ चुका है। कैसा सवाल था अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर में जीएस पेपर नंबर 2 में जब जाओगे तो कुछ टॉपिक हैं, इश्यूज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, हेल्थ का टॉपिक है, तो वहाँ सभी जगह से आप पीवीटीजीज वाले टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। पहले समझते हैं कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बना कैसे। जब ये स्टार्टिंग में पीवीटीजी बना था ना, तो ये पीवीटीजी नहीं कहलाता था, ये पीटीजी कहलाता था। 1973 की बात है, एक कमीशन था जिसका नाम था देहबार कमीशन। इस कमीशन ने ही इस ग्रुप को बनाया था, तो उस समय पर उसका नाम पीवीटीजी ना होकर पीटीजी था, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से यह जाना जाया करता था। एक अलग से सेपरेट कैटेगरी बनाई गई थी। अब इस कैटेगरी में किन लोगों को रखा गया था? ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स, ऐसे आदिवासियों के ग्रुप्स जो कि बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाया है, लेस डेवलप है। ठीक है, बाकी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में ये लोग काफ़ी पीछे रह चुके हैं, एजुकेशन के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, हर चीज़ के मामले में। तो उनके लिए यहाँ पर ये पीवीटीजीज वाले ग्रुप्स को बनाया गया था। सॉरी, पीवीटीजी नहीं, स्टार्टिंग में इसको पीटीजी के नाम से जानते थे, लेकिन 1973 में तो चलो पीटीजी था, लेकिन 2006 की बात है, 2006 में सरकार ने इसका नाम बदल दिया, पीटीजी से बदलकर इसका नाम क्या कर दिया? पीवीटीजी कर दिया, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यहाँ पर इसका नाम कर दिया गया। 1975 में बोला यह जा रहा है कि हमारी सरकार ने ना कुछ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया, कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो कि बहुत खतरे में हैं। कैसे खतरे में है? उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो जनसंख्या है लगातार ख़त्म होती चली जा रही है ना, वो लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं उनके पास में, प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पे उनको फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसे ग्रुप्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। और मैं आपको बता दूं ऐसे ग्रुप्स आज के समय पे कितने हैं, तो आज के समय में ऐसे 75 ग्रुप्स हैं, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा ग्रुप्स हैं वो आज के समय में ओडिशा के अंदर में प्रेजेंट हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, सवाल यह है कि पीवीटीजीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही होती है ना, लिटरेसी रेट इनमें कम होता है, उन्हीं का ये जो ग्रुप है वो बनाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, पीवीटीजी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2019 में पूछा था। सवाल क्या था कि पीवीटीजीज को लेकर आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4। बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट पूछता है, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं ये 18 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, पीवीटीजी को हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ये वो ग्रुप होता है जिनकी पॉपुलेशन रुक थम सी गई है या फिर ख़त्म होती जा रही है। तीसरा यहाँ पर बोला गया कि करंट समय पर हमारे देश में टोटल 95 पीवीटीजी हैं। कहोगे वेट, अभी नहीं है, अभी तो हमें देखो एक स्टेटमेंट ये तो हमें पक्का लग रहा है, यहाँ पे तो हम श्योर हैं ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 75 पीवीटीजी हैं, 95 नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि इरूलर और कोंडा रेडी ट्राइब्स जो हैं इनको भी इसी लिस्ट में ऐड किया गया है। इसी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की लिस्ट में कई सारी ट्राइब्स हैं, उसमें इरूलर और कोंडा ट्राइब्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप कहोगे सर श्योर तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमें इसके लिए लिस्ट पढ़नी पड़ेगी पूरी, और ये भी नहीं पता भी कितने स्टेट्स कितने यूनियन टेरिटरीज में। तो दो जो स्टेटमेंट है इसमें तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन 2 स्टेटमेंट में हम श्योर हैं जो कि अभी हमने पढ़ा है कि हाँ बिल्कुल पीवीटीजी वो होते हैं जो इनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही होती है या रुक रही होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, और ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। 2 स्टेटमेंट्स पता है हमें, और पहला और चौथा वाला स्टेटमेंट पता नहीं है।
चलो फिर भी यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट्स में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। ठीक है, चलो कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, यूपीएससी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि आपको सवाल दे दिया और ये टॉपिक में था तो आपको आता नहीं होगा। देखो आएगा, लेकिन यहाँ पे आप एलिमिनेशन कर सकते हो। इसमें से आपको कौन सा वाला सही से पता है? आपको थर्ड वाला स्टेटमेंट पता है कि हाँ भैया हमारे पास में कितनी है, 95 नहीं 75 पीवीटी है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। अब नीचे ऑप्शन को देखो, आपको क्या पता है? थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो पहले वाले ऑप्शन में बोला गया है 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, ऐसा तो है नहीं क्योंकि थर्ड वाला स्टेटमेंट तो गलत है। और बी वाले में भी तीसरा वाला स्टेटमेंट है तो ये भी गलत हो जाता है। डी वाले में भी तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है तो ये भी गलत हो जाता है। तो तीनों के तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा एक हमारे पास में 1, 2 एंड 4, और यही बिल्कुल सही उत्तर है। तो पीवीटीजीज को लेकर हमारे 1, 2 एंड 4 ये 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन करके यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर लिस्ट वगैरह पढ़ते तो और पता चलता। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये न्यूज़ में रहता है तो सवाल आपसे बन सकते हैं। आगे आते हैं नाउ, फाइनली आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज के एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग बेसिकली 4 इश्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। 2 इशू हम लेंगे इंडियन एक्सप्रेस के, यानी इंडियन एक्सप्रेस के 2 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे, और 2 एडिटोरियल्स हम अपने द हिंदू के कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडिटोरियल हम लोग लेने वाले हैं वो इंडियन एक्सप्रेस का है, और कह सकते हो एक ज़बरदस्त आर्टिकल, मतलब बिल्कुल पसंद आ गया आर्टिकल। और ये आर्टिकल ना कह सकते हो इस प्रकार के जो टॉपिक है वो यूपीएससी के फेवरेट होता है। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन जो होने वाला है वो इसी एडिटोरियल के ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो इस आर्टिकल को अच्छे से सुनोगे तभी आपका जो आज का मेंस का क्वेश्चन है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल है, पॉलिटिक्स के अंदर बात की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की जा रही है। जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा कम है, यानी पॉलिटिक्स में वेमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, उसको लेकर यहाँ पे राइटर ने चर्चा की है। 2 लोगों ने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे त्रिशली चौहान एंड क्रिस्टोफ जेफरोल्ट। समझते हैं कि आखिरकार इनके क्या हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़। दोस्तों बस खाली ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना, तभी आप यहाँ पे एक अच्छा सा आंसर जो है इसके ऊपर लिख पा रहे हो। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। पहले ये समझते हैं कि आखिरकार इसको क्यों लिखा गया है। राइटर स्टार्टिंग में ये बोलते हैं कि देखो इंडिया जो है ना एक दुनिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इवन यहाँ पर हम लगभग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे आने वाले समय पर। 2030 तक दुनिया में तीसरे नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पहले पे होगी यूएस, दूसरे पे होगा चाइना, तीसरे पर आ जाएगा इंडिया। ऐसा खुद यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ चीज़ें कहनी हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक चीज़ और ये बताई कि भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी बेहतरीन तरीके से, यानी आने वाले समय पर भारत की इकोनॉमी अमेरिका से ज़्यादा ग्रो करने वाली है, ये खुद IMF बोलता है। लेकिन इतना सारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी जो विमेन का पार्टिसिपेशन है ना हमारे इकोनॉमी सेक्टर में या अलग अलग सेक्टर्स में वो बहुत कम है। ठीक है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है लेकिन विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा है। तो विमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ना चाहिए, जिससे हम और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। राइटर ने बोला इंडिया के अंदर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे कई सारी जगह पर, आपने देखे 2022 में इलेक्शंस हुए थे। तो हमने ओवरऑल इलेक्शन में एक चीज़ तो देखी है कि जो विमेन वोटर की संख्या, यानी कि वोट देने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है। डेफिनेटली इसमें कोई नो डाउट कह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम या दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, जो महिला वोटर है इनकी संख्या पहले के मुकाबले इंक्रीज़ हुई है। लेकिन आप ये देखो, क्या इलेक्शन के अंदर में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है? वोटरिंग की साइड से चलो महिला इंक्रीज हुई हैं, लेकिन वोट लेने के लिए इलेक्शंस में जो खड़ी हैं वहाँ पर महिला की जो संख्या आप देखोगे तो वो अभी भी इंडिया के अंदर में अंडर रिप्रेजेंट है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है। तो राइटर ने बोला सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आज के समय पर वो हमारे पास में यही है कि वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर में, इसके बीच में जो जो परेशानियां आ रही हैं, जो जो चुनौतियां आ रही हैं, उसको एड्रेस किया जाए और एक जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। यानी कि अगर पॉलिटिक्स है या कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर जितना पुरुष को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है उतना महिला को ही मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पुरुष से कम, बहुत कम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वेमेन को मिल पा रहा है, महिलाओं को मिल पा रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें बताने के बाद में राइटर ये बोलते हैं कि आखिरकार सिचुएशन क्या है, यानी इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है या ब्यूरोक्रेसी है, IAS ऑफिसर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट पर जितनी भी जॉब्स हैं, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसको लेकर उन्होंने एक अच्छा डेटा दिया है। मतलब ये डेटा ऐसा है ना जिसका आप यूज़ कहीं पर भी कर सकते हो, एथिक्स के अंदर में, एसए के अंदर में, है ना, GS पेपर नंबर 2 में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। हर तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है।
तो बोला ही जा रहा है कि पॉलिटिक्स के अंदर आप देखोगे तो पहले एक डेटा तैयार किया गया है किसके थ्रू, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के थ्रू। आईपीयू जो है भारत के अंदर में, इन्होंने एक डेटा तैयार किया और डेटा तैयार करते हुए यहाँ पर ये बोला कि जो 17th लोकसभा है इसके अंदर में जो महिलाएं हैं ना, केवल और केवल 14% है, 14% महिलाएं देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आती है जिसमें इन्होंने ये बताया अक्टूबर 2021 तक जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर जितने मेंबर्स बैठे हैं उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंट केवल और केवल 10% का है, केवल 10% का। फिर उसके बाद में जितनी भी स्टेट असेंबलीज़ हैं, यानी कि जैसे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी विधानसभाएं होती हैं राज्यसभा के अंदर, राज्यों के अंदर में, है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वहाँ पर एमएलएज होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर इन लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो केवल 9%, यानी पार्लियामेंट से भी कम रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में आपको यहाँ पे नजर आएगा। फिर उसके बाद में बोला गया कि ये जो सिचुएशन है पॉलिटिक्स के मामले में, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है कि हम कई सारे देशों से पीछे आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तक कंट्रीज़ में यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इन सभी सेक्टर से बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया में बहुत कम है। अब पॉलिटिक्स के बाद में राइटर ने ब्यूरोक्रेसी का डेटा शेयर किया है। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के मामले में, ठीक है, यानी कि जो हमारी पब्लिक सर्विसेज जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां हैं सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तो यहाँ पर भी महिलाओं कैंडिडेट का जो संख्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, ये काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और बोला जा रहा है इतना ही नहीं, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का डेटा देखो, आईएएस ऑफिसर्स का डेटा देखो, तो या फिर इनका डेटा देखोगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बोला जा रहा है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 11% से भी कम है, ठीक है, जबकि थोड़ा सा बढ़ गया है, 2020 में 13% पहुंच चुका है, बट यहाँ पर पहले के मुकाबले आप देखोगे थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है, ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट देखने को मिला नहीं है। फिर उसके बाद में 2022 में आप देखोगे, क्योंकि अभी 2023 तो चल ही रहा है ना, 2023 की शुरुआती है, अभी है कितना समय निकला है, अभी जैसे से आगे बढ़ेंगे और डेटा पब्लिश होगा, बट 2022 की अगर हम लोग बात करें तो केवल और केवल 14% सेक्रेटरीज जो आईएएस में देखने को मिलता है ना, वो महिलाएं थीं, केवल 14%। तो यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम हो गया। फिर बोला गया कि अभी तक केवल और केवल 3 महिलाएं चीफ सेक्रेटरी बनी हैं, ठीक है, केवल और केवल 3 महिलाएं बनी हैं चीफ सेक्रेटरी में। उसके बाद में इंडिया में आप देखोगे वेमेन कैबिनेट सेक्रेटरी कभी बनी नहीं है, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट होती है ना, यहाँ पर महिला कभी आई नहीं है। और साथ ही साथ में कोई भी वेमेन सेक्रेटरीज हमारी होम, फाइनेंस या डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए भी नहीं रखी गई हैं। तो ये बड़े बड़े मंत्रालय हैं जहाँ पर वेमेन को नहीं रखा गया है, वेमेन का रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो 0 के बराबर नज़र आता है। तो ये तो बात हो गई ब्यूरोक्रेसी की। अब उसके अलावा कुछ और सेक्टर्स के बारे में राइटर ने बताया है, यानी कि अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात करें, यानी जो हमारे एमएसएमई सेक्टर हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, तो बिजनेस की ओनर्स की बात आती है ना, तो केवल और केवल 20% के आसपास जो एमएसएमई ओनर्स हैं वो करंट समय पर महिलाएं हैं। और स्टार्टअप्स के मामले में केवल 10% स्टार्टअप्स कह सकते हो महिलाएं ओन कर रही हैं। लेबर फोर्स में आप देख पाओगे तो 23% विमेन का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो हर जगह पर मैंने आपको बताया, मतलब कहीं पर भी 30% भी नहीं आ रहा है, 40% भी नहीं आ रहा है, 50% तो दूर की बात है, आधा रिप्रेजेंटेशन ही महिला का नहीं हो पा रहा, आधे से भी कम, उससे भी कम रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का देखने को मिल रहा है हर एक सेक्टर्स में। तो वो यहाँ पर राइटर ने बताया है एक डेटा के माध्यम से। अब राइटर ये बोलते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। अगर हम स्पेशली पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं का अंडर रिप्रेजेंटेशन होना क्यों, यहाँ पर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों यहाँ पर महिलाओं को इतना ज़्यादा नहीं रखा जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न है, नंबर 1 रीज़न पेट्रियार्कल माइंडसेट, क्योंकि इंडिया के अंदर में पेट्रियार्कल सोसाइटी आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अब पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब यहाँ पर यह है कि हमेशा वेमेन को ना, महिलाओं को पुरुष से नीचे समझा जाता है, यानी कि पुरुष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, महिलाओं को इतना ज़्यादा यहाँ पर समझा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो महिलाओं को अक्सर इन्फीरियर टू मैन कंसिडर किया जाता है, इसी को हम लोग पेट्रियार्कल माइंडसेट बोलते हैं। इसी चक्कर में कह सकते हो कि महिलाओं की जो क्षमताएं, जो एबिलिटीज़ हैं, उनको हम लोग पीछे छोड़ देते हैं, उनको हम यहाँ पर रियलाइज़ नहीं करते हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स के अंदर में हो नहीं पा रहा है। दूसरा रीज़न जो है वो है सोशल नॉर्म्स ऑन स्टीरियोटाइप्स। पुराने ज़माने में आप देखोगे ना, तो लोगों की जो सोच है, कई सारे लोग जो है उनकी सोच अभी वैसी चल रही है पुराने ज़माने की तरह, रूढ़िवादी सोच है, छोटी सोच है कि जो महिलाएं हैं वो केवल यहाँ पर उनका जो रोल है ना, वो केवल वाइफ की तरह होगा, मदर की तरह होगा, है ना, केवल खाना बनाने का काम है, किचन में यहाँ पर खाना बनाने का काम है, बच्चे की देखभाल करने का काम है, केवल महिला का ये काम है, ऐसे कई सारे लोग सोचते हैं।
यानी कि वही जो पहले वाली सोच है वो यहाँ पर अपने दिमाग में उन्होंने रख रखी है, जबकि चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर आज के समय में बदल चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसी सोच की वजह से, ऐसी रूढ़िवादी सोच की वजह से भी जो महिलाएं हैं वो आज के समय पर नहीं बढ़ पा रही हैं आगे। तीसरा जो यहाँ पर आपको रीज़न देखने को मिलेगा वो है लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि महिलाओं को एजुकेशन भी प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है। इंडिया के अंदर में एजुकेशन के मामले में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। इनको एजुकेशन बहुत लिमिटेड दी जाती है, काम भर की बस इतना हो गया बहुत है। ठीक है, तो बहुत सारी जो वेमेन हैं जिनको इंपॉर्टेंट नेसेसरी एजुकेशन स्किल्स चाहिए होती है बट उनको नहीं दी जाती है, फैमिली की साइड से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिसके चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। फिर एक रीज़न है वो है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़। जो महिला हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अलग अलग होती हैं ना, अक्सर यहाँ पर उनका इतना कोई रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है, तो इस चक्कर में उनको कोई आगे बढ़ावा नहीं मिलता है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी में उनकी इतनी चलती नहीं है, उतनी यहाँ पर इनकी इमेज नहीं है, तो इससे क्या होता है उनको कोई बड़ी रैंक आगे मिलती नहीं है, उनका कोई नॉमिनेशन इलेक्शंस के लिए नहीं हो पाता है, बस खाली ऐसी छोटे पद पर रहकर वहीं से नीचे आ जाती हैं। तो इतना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इनको मिलता नहीं है खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। क्यों? जेंडर बायसनेस की वजह से, यानी हमेशा आप देखोगे मेन को, पुरुष को आगे बढ़ा दिया जाता है इलेक्शंस के नॉमिनेशंस के लिए, महिला को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। फिर एक और रीज़न आपको देखने को मिलेगा वो है वायलेंस एंड हैरेसमेंट। जो पॉलिटिक्स के अंदर महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वायलेंस और हैरेसमेंट जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और महिलाओं के प्रति आप देखोगे सोसाइटी में फिजिकल ऑनलाइन हैरेसमेंट यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे यहाँ पर बहुत तरीके से यहाँ पर इनको परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, एक तरीके से हरासमेंट किया जा रहा है इनका, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर में जो काफ़ी सारी महिलाएं वो एंटर नहीं कर पा रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है जो कि वेमेन को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है। देन एक और रीज़न बताया गया वो है अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़। पॉलिटिक्स के अंदर में जो महिलाएं हैं वो खासकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल तो रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम। कैसे? देखो यहाँ पर बोला गया है, आप इनको यानी वेमेन को और मैन को जब कंपेयर करोगे ना तो बहुत डिफरेंस है। जैसे काम दोनों बराबर कर रहे हैं लेकिन सैलरी मैन को ज़्यादा मिल रही है, वेमेन को कम मिल रही है। प्रॉपर रिसोर्सेज वेमेन को मिल नहीं रहे हैं, है ना, प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनको मिल नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आप मेल को तो प्रोवाइड करवा रहे हो लेकिन फीमेल को नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अगेन ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर ये आगे पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ पा रही हैं। फिर उसके बाद में इन सब चीज़ों के बाद राइटर ने ये तो चलो समझा दिया कि आखिरकार इश्यूज़ क्या हैं। अब राइटर बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, यानी सजेशंस, उपाय क्या हैं, कैसे यहाँ पर वेमेन को इफेक्टिवली पॉलिटिक्स के अंदर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहला कदम उठा सकते हैं हम, वो है आरक्षण। यानी कि पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सारी जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व कर देनी होगी कि भाई इतनी महिलाएं तो होंगी ही होंगी, उनके लिए आरक्षण है, उनके लिए यहाँ पर इतना रिजर्वेशन रखा गया है, इसमें पुरुष का कोई हक ही नहीं है। ये कर सकते हैं, तब जाके वेमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में इंक्रीज़ हो सकता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर रिजर्वेशन का पॉइंट कोई नया है, क्योंकि पहले भी कई सारे स्टेट इसको लागू कर चुके हैं। जो रिजर्वेशन है ना पॉलिटिक्स के अंदर में, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के अंदर में ये ऑलरेडी चल रहा है। लोकल बॉडीज़ के अंदर में महिलाओं के लिए अलग से जो सीट्स वो रिजर्व कर दी गई कि भाई इतनी सीट है, इतनी सीट पर महिलाएं ही रहेंगी, यहाँ पर पुरुष का कोई हक नहीं है। तो इसको हम बड़े लेवल पर लेकर आ सकते हैं, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं पॉलिटिक्स के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा जो सजेशन दिया गया है वो है पॉलिटिकल पार्टीज शुड इंश्योर वेमेन रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, एक प्रॉब्लम क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में ऑलरेडी महिलाएं काम कर रही हैं ना, उन्हीं को आगे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंश्योर करना होगा कि महिलाओं को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको हम लोग इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट कर सकें, उनकी एक पहचान बना सकें, उनको भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाए, तब जाके यहाँ पर कुछ असर दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद में तीसरा सजेशन दिया गया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन के बिना कोई काम होने वाला नहीं है, और प्रॉपर इनको ट्रेनिंग भी नहीं होगी, प्रॉपर पता नहीं होगा आखिरकार करना क्या है, तो उसके बेसिस पर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पर हमें कंडक्ट करने होंगे ताकि वेमेन का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर में हम उसको आगे बढ़ावा दे सकें। फिर उसके बाद में एक और सजेशन दिया है वो है एनकरेज पार्टिसिपेशन फ्रॉम लोकल वेमेन लीडर्स। ठीक है, यानी कि जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, इसको आप बढ़ा सकते हो तो पहले आप जो लोकल वेमेन लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करो। लोकल वेमेन लीडर्स को यहाँ पर सपोर्ट किया जा सकता है धीरे धीरे। ठीक है, और ये कैसे होगा? उनको मेंटोरशिप प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट इनिशिएटिव्स लेकर आना, तो इस बेसिस पर हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक कदम उठाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक केवल और केवल ऐसे डिस्कशन चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा।
फिर उसके बाद में एक और सजेशन दिया गया, एड्रेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स, यानी कि अगेन वही बात है, जो भी हिंसा हो रही है महिला के प्रति उसको यहाँ पर रोकना, महिलाओं के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना, उनकी आवाज़ उठाना, जो भी यहाँ पर उनके प्रति हिंसा हो रही है उसके बारे में जागरूकता फैलाना, तो जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, तब महिला का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। फिर एक और सजेशन दिया गया, सोशल और कल्चरल बैरियर्स। मैंने बोला ना, काफ़ी सारे लोगों की जो सोच है रूढ़िवादी सोच है, बहुत पुरानी सोच है, पेट्रियार्की के अंदर ज़्यादा बिलीव करते हैं, महिलाओं को केवल घर के काम के लिए समझते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को यहाँ पर टैकल करना होगा और उसके लिए यहाँ पर जो कैंपेन्स है वो यहाँ पे स्टार्ट करने होंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करवानी होगी, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने होंगे, और ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं, वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना है, ऐसे कई और इनिशिएटिव्स को हमें लेकर आने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में एक और सजेशन दिया गया, वो है प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत सारी जो वेमेन हैं वो बहुत सारी परेशानियों को फेस कर पाती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ फेस करती हैं हर चीज़ को बैलेंस करने में। ठीक है, तो उनको सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कह रहे हो कि यहाँ पे उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉलिटिक्स में बढ़ाना है, तो उससे उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले ही वो यहाँ पर काफ़ी सारा काम कर रही हैं, पहले यहाँ पे वो पूरे अपने परिवार को संभाल रही हैं, पहले से यहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, और अब यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर भी उनको एंटर करना है, काम करना है, तो उसके लिए यहाँ पे बर्डन और ज़्यादा यहाँ पर उनके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए उनके लिए कुछ फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स बनाना, ऐसा ना हो कि भाई कड़े रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ऊपर रख दिया जाए, ऐसा ना हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल उनका शेड्यूल। ठीक है, बच्चे की केयर के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए, पेरेंटल लीव दिया जाए, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जिससे इनको और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है, हाल ही में आपको पता होगा केरला सरकार ने जो मेंस्ट्रुअल लीव है ना वो फीमेल स्टूडेंट्स को दिया है। अपनी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, पीरियड्स के टाइम का जो पेन का लीव होता है वो यहाँ पर देने के बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद में एट द लास्ट यहाँ पर एक और सजेशन देते हैं, वो है इंक्रीज विजिबिलिटी एंड रिकग्निशन। महिलाओं के अंदर, महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, ठीक है ना, इसको बढ़ाने के लिए हमें ये कदम तो उठाने जो कि मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ इनको एक रिकग्निशन, एक पहचान यहाँ पर देनी होगी, और एक अच्छी पहचान देनी होगी, जिससे क्या होगा दूसरी महिलाएं भी यहाँ पर इंस्पायर हो सकेंगी कि हाँ हमें भी यहाँ पर इस मामले में उतरना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय पर जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी मतलब जैसे मैंने आपको समझाया ना कि आज के समय पर हालत क्या है, महिला को रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, वो यहाँ पर बराबर हो सकेगा। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप गाइज आपको एडिटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आप सीधा सीधा ये तर्क रखकर बात कर सकते हो, चाहे वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव हुआ चाहे कैसे भी हुआ, आप आराम से यहाँ पर अपना एक बेहतरीन डिस्कशन रख सकते हो, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में। ठीक है, कुछ एडिटोरियल्स होता है जो कि इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसी वजह से जब एडिटोरियल डिस्कशन करता हूं मैं, तो हमेशा राइटर की बात पर फोकस नहीं करना होता है। काफ़ी से लोग यहाँ पर दिलचस्प आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर ये तो मज़ेदार है, सेंसिटिव इशू है, ये है वो है। भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम निकाल लो, उसका जो सेंसिटिव इशू पढ़ना है, जो पढ़ना है वो पढ़ते रहो। ठीक है, नाउ अब आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। जो भी हमने यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस किया है उसके बेसिस पर आज का मेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस हिंडरिंग वेमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू ओवरकम दैम। यानी वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में ये बहुत कम है, ये हमने देखा। आखिरकार इसके पीछे क्या क्या चुनौतियां नज़र आ रही हैं इस रिप्रेजेंटेशन के पीछे, ये आपको समझाना है। दूसरा, हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं इन चुनौतियों से लड़ने के लिए, वो भी आपको यहाँ पर समझाना है। हिंदी में रीड एक कर देता हूँ, हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। हिंदी में यहाँ पर प्रश्न है, भारत में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये आपने समझाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। जब भी आप अपने आंसर को लिखकर सबमिट करोगे ना, एक छोटा सा काम और करना। क्या करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे ना, तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि सर यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल हमारे द हिंदू के एक्सप्लेन पेज पर है, जो कि बात करता है लैंडफिल्स के बारे में। वाई डू लैंडफिल्स कैच फायर ड्यूरिंग समर्स। मैं आपको बताऊं, पिछले साल ही मैंने इस प्रकार का एक आर्टिकल डिस्कस किया था। पिछले साल गर्मियों में कई सारे कूड़ों के ढेर में
है ना, अलग अलग जगह पर जो कूड़े के ढेर होता है ना, जो लैंडफिल्स देखने को मिलती हैं, वहाँ पर आग लगती हुई नजर आई थी। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल समझाया गया है कि आखिरकार लैंडफिल्स में क्यों आग लगती है, खासकर गर्मियों के समय में। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है। लेकिन जैसा हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग मेरा एक फोकस होता है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूँ, यानी आपके पास में कंटेंट ऑलरेडी रेडी हो, एक आंसर राइटिंग आपके पास में तैयार रहे किसी भी टॉपिक को लेकर। तो हम यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में ही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पर लैंडफिल प्रॉब्लम भारत के अंदर में एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड करती है। उससे पहले समझना होगा कि आखिरकार लैंडफिल होती क्या है। देखो, लैंडफिल बेसिकली एक ऐसी जगह होती है, आपने देखा होगा कई बार शहरों के अंदर एक ऐसी जगह चुन ली जाती है जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा जो है इकट्ठा कर दिया जाता है, कूड़ों के पहाड़ बना दिए जाते हैं, ढेर इकट्ठा कर दिया जाता है, वही लैंडफिल है ना। एक रबिश डंप कह सकते हो उसको, गार्बेज डंप कह सकते हो, जहाँ पर सारा का सारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, पूरे शहर का कूड़ा वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो रहा है ना। और वहीं से कूड़े को हम लोग क्या करते हैं, गलाते हैं, या कूड़े को ट्रीट किया जाता है, कूड़े को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है। और ये जो तरीका है बहुत पुराना तरीका है। इसी तरीके से यहाँ पे कूड़े को गला कर यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, जो हम लोग कूड़े के ढेर को इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो अब हुआ यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर में जो लैंडफिल्स है इनको मैनेज कौन करता है। देखो, भारत के अंदर में जितनी भी लैंडफिल्स है ना, ये सारी की सारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर में कवर की जाती हैं। ठीक है, कई सारी जो गाइडलाइंस वगैरह हैं वो जारी तो की गई हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं की जाती, वो बात अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात की गई है भलसवा लैंडफिल की। जो भलसवा लैंडफिल है ना, ये भलसवा झील के जस्ट पास में बना दी गई है, यानी एक झील है उसके जस्ट पास में कूड़े का ढेर इकट्ठा कर दिया गया है। जबकि जब आप यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को देखोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस प्रकार से जो कूड़े का ढेर है ना, वो किसी नदी के पास में नहीं बना सकते। नदी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, पौंड से 200 मीटर की दूरी पर, या हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। पब्लिक पार्क से दूर हो, स्कूल से दूर हो, हर जगह से दूर रहे वो, क्योंकि उसमें से इतनी गंदी स्मेल निकलेगी ना, जो कि आप उस पूरे एरिया को डेटोरेट कर सकती है। उसमें से बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलेंगी जो कि इंसान की जान के लिए खतरनाक हो सकती हैं। ठीक है, एयरपोर्ट या एयरबेस से कम 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर इसके अंदर लिखा गया है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो भलसवा के अंदर में, तो भलसवा जो झील है ना, उसके जस्ट पास में यहाँ पर इस प्रकार से लैंडफिल बना दिया गया। तो कहने का मतलब है भैया, कितने रूल्स एंड रेगुलेशन बना लो, लेकिन जब तक उसको लागू नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा है नहीं। और ऐसे यहाँ पर हुआ है कि लैंडफिल को लेकर हमारे पास में प्रॉपर रूल्स तो हैं, इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, लागू नहीं किया जा रहा है, उनका पालन नहीं हो रहा है, वो बात अलग है। ठीक है, तो आपको लैंडफिल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बात यह आती है कि हाल ही में कई सारे इंसिडेंट फायर्स नज़र आए। देखो, इस साल के नहीं बता रहा हूँ मैं, पिछले साल के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मतलब बात एक ही है, ये तो समझने के लिए है, ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि कई सारे लैंडफिल में गर्मियों के समय पे आग लग जाती है। अभी गर्मियाँ आएंगी ना, तो कई सारे लैंडफिल पर आपको आग लगती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो पिछले साल जो बड़े बड़े यहाँ पर इस प्रकार के इंसिडेंट हुए, उसमें से एक इंसिडेंट हुआ था गाजीपुर के अंदर में। गाजीपुर लैंडफिल फायर देखने को मिला था। ठीक है, और गाजीपुर लैंडफिल फायर लगभग 28 मार्च को देखने को मिला था, और आप कह सकते हो 50 घंटे तक वो जो कूड़े का ढेर है वो जलता रहा था। 50 घंटे बाद उस आग को बुझाया गया। फिर दूसरा भलसवा के अंदर में यहाँ पर इस प्रकार से लैंडफिल फायर देखने को मिला, 26 अप्रैल की शाम की बात है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पेरुंगुड़ी डंप यार्ड फायर हुआ। फिर उसके बाद में डूडू माजरा लैंडफिल फायर देखने को मिला चंडीगढ़ के अंदर में। ठीक है, तो कई सारे कूड़े के ढेर हैं जहाँ पर आग लगती हुई नज़र आई है पहले भी। अब गर्मियाँ बढ़ रहेंगी जैसे जैसे, और भी बहुत सारे लैंडफिल्स के अंदर में आग लगती हुई नज़र आएगी। सवाल यहाँ पर यह है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। कूड़े का ढेर है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आग लग जाना, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो कारण समझते हैं। नंबर 1 कारण यहाँ पर यह है कि जो लैंडफिल्स होते हैं ना, जो ये गंदगी भरी पड़ी है, ये मीथेन एमिशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। यानी कि इन कूड़ों के ढेर से बहुत सारा मीथेन जो गैस है ना, मीथेन गैस वो निकलती है। और मीथेन गैस हाईली फ्लेमेबल है, यानी कि तुरंत जल सकती है वो गैस। ठीक है, इसका नेचर हाईली फ्लेमेबल वाला है। तो लैंडफिल्स एंड कूड़े के ढेर से मीथेन गैस बहुत तेज़ी से निकल रही है। कूड़े को हम गला रहे हैं ना, गलाते हुए भी बहुत सारी जो गैस है वो निकलती है, गलते गलते यहाँ पर ये जो गैस है वो निकलती हुई नज़र आती है। ठीक है, जब गलता है कूड़ा तो इससे बहुत सारा मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है। मैंने आपको बताया ना कि छूते ही यहाँ पर उसके अंदर आग लग सकती है। तो पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न यहाँ पर यह है कि जो कूड़े के ढेर में आग लग रही है उसके पीछे का एक और रीज़न है, वो है ह्यूमन फैक्टर, यानी इंसान की हरकत। अब वो क्या है, देखो कई सारे ऐसे होते हैं जो वेस्ट पिकर होते हैं, कूड़ा उठाने के लिए जाते हैं। अब जब वो गए, अब मान लो यहाँ पर सिगरेट वगैरह पी रहे हैं और पी के वहीं पर छोड़ दी, पीकर वहीं पर फेंक दी, और फेंक दी।
अगर मान लो किसी पिन्नी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर वो पकड़ लेता है तो वो आग को बहुत तेज़ी से फैला सकता है उस कूड़े के ढेर के अंदर में। ठीक है, दूसरा रीज़न यहाँ पर ये हुआ ह्यूमन फैक्टर। तीसरा रीज़न बताया गया कि टेम्परेचर ऑफ अ रीजन, उस एरिया का टेम्परेचर भी भाई मैटर करता है। और आपको पता है कि दिल्ली के अंदर ज़्यादातर आग लगती हुई नजर आती है, तो दिल्ली के अंदर हीट वेव भी तो है, यानी गर्मी बढ़ रही है। तो हीट वेव आपने देखा, यानी कि एबनॉर्मल तरीके से टेम्परेचर यानी एकदम से इंक्रीज़ हो जाना। और अगर टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, एकदम से यहाँ पर वातावरण के अंदर में जो तापमान है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो इससे भी कहीं ना कहीं ये जो आग है वो लगने के चांसेस लैंडफिल्स के अंदर में बढ़ जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ये कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इनके अंदर अगर आग लग भी जाती है तो इससे प्रॉब्लम क्या है, बात खत्म हो जाए तो काम खत्म, क्या हो गया। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब भी आग लगती है ना तो इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। जैसे बहुत सारी खतरनाक गैसेस, बहुत सारी हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स यहाँ पे इससे रिलीज़ होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे पूरे आसपास के वातावरण को बर्बाद कर देते हैं। और इतना ही नहीं, केवल इसके अलावा हेल्थ इम्पैक्ट, यानी कि जो भी यहाँ से गंदगी निकल रही है, जो भी यहाँ पर अगर आग लगी तो इतना सारा जहरीला गैसेस निकल रहे हैं, वो अगर इसके इस लैंडफिल के आसपास यहाँ पे कोई इंसान रह रहा हो, कोई सेटलमेंट हो, तो उससे क्या हो सकता है, उसकी आंखें खराब हो सकती हैं, उसको सांस लेने में परेशानी आ सकती है, इवन यहाँ पर उसकी जान भी ले सकता है, ये पोल्यूटेंट इतना खतरनाक है। तीसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि कई सारे लैंडफिल के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। कई सारे लैंडफिल हैं ऐसे जिनके आसपास से रोड गुजर रही थी, अब वहाँ पे आग लग गई। आग लगने के बाद में इतना पोल्यूशन हुआ कि रोड पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक और प्रॉब्लम आएगी कि स्कूल वगैरह बंद हो जाएंगे। आसपास कोई स्कूल होगा तो भाई उसको खोला ही नहीं जाएगा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाना एक बार में तो ये बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो टेम्प्रेरी बेसिस पर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, जब तक वहाँ का जो वातावरण है वो थोड़ा नॉर्मल ना हो जाए, पोल्यूशन थोड़ा सा कम ना हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा की गई है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जितने भी लैंडफिल्स होते हैं ना, इनको रिकवर करने की भी ज़रूरत है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि प्रॉब्लम यह है कि लैंडफिल्स कहीं ना कहीं बहुत सारी ओवर कैपेसिटी होती जा रही हैं। मतलब यह है कि हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप कूड़े का जो ढेर इकट्ठा कर रहे हो ना, वो 20 मीटर की लिमिट होगी, 20 मीटर से ऊंचा आप उसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन कई सारे कूड़े के ढेर 20 मीटर को क्रॉस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली का जो ओल्डेस्ट गाजीपुर लैंडफिल है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। सबसे ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर फेंका जाता है, कूड़ा इकट्ठा किया जाता है सब जगह का। फिर मुंबई के अंदर में देवनार का आपको लैंडफिल देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेस्ट डंप इतना इकट्ठा हो चुका है कि 20 मीटर से कई गुना ज़्यादा पहाड़ यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया। फिर दूसरा यहाँ पे बोला गया सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। देखो लैंडफिल को रिकवर करना इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितना भी कूड़ा है वो अनट्रीटेड है ना, और जो अनट्रीटेड कूड़ा होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन को बढ़ाता है। इन कूड़ों में से कभी कभी क्या होता है, जो ब्लैक कलर का लिक्विड है वो निकलता है, जो कि हमारे ग्राउंड वाटर को, हमारी मिट्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फिर उसके बाद में तीसरा रीज़न है इसको लैंडफिल को रिकवर करने का, जो तीसरा रीज़न है वो है डिज़ास्टर। क्योंकि मीथेन यहाँ से अगर रिलीज़ होगा, और मीथेन यहाँ पर एक ऐसी गैस है जो कि तुरंत आग को पकड़ सकती है, तो इससे यहाँ पर आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसा यहाँ पर इंक्रीज ऐसा देखने को मिलता ही, और कैसा होता है वो मैंने आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। इसके अलावा लैंडफिल्स का जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत तेज़ी से यहाँ पे आग लग चुकी है किसी लैंडफिल में, वो अनकंट्रोल है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो इससे कई सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, कई सारी जो गैसेस है वो यहाँ पर रिलीज़ हो सकती है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंसानों के ऊपर में डायरेक्टली पड़ सकता है। तो इन सब कारणों की वजह से हमें लैंडफिल को रिकवर करना काफ़ी आवश्यक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि लैंडफिल्स भारत में इंक्रीज़ हो रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े लैंडफिल बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े चट्टान बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर में अर्बनाइजेशन भी तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से जो प्लास्टिक की डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ा, लोगों की प्लास्टिक की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लास्टिक की डिमांड इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है कि आप देखो बलसवा की बात की जा रही है। बलसवा के अंदर में जो लैंडफिल बनाया गया है, जो कूड़े का ढेर है, वो लगभग 17 मंजिला जो बिल्डिंग होती है ना, उससे भी ऊंचा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है, और 50 फुटबॉल फील्ड के बराबर यहाँ पर इतने बड़े एरिया में वो पूरा का पूरा कूड़े का ढेर फैला हुआ है। ठीक है, तो पहली कारण तो यह है जिसके चक्कर में लैंडफिल बढ़ते जा रहे हैं।
दूसरा कारण लैक ऑफ कैपेसिटी। इंडिया के पास में जो कूड़ा होता है ना, उसको ट्रीट करने की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी कम है। जैसे जो भी कूड़ा है उसका बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट करके कूड़े को ख़त्म किया जाएगा एनवायरमेंट से, लेकिन वो फैसिलिटी हमारे पास में बहुत कम है। इंडिया में केवल और केवल 1600 के आसपास सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जहाँ पर कूड़े को ट्रीट किया जाता है, कूड़े को उपयोगी तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, या कूड़े को एनवायरमेंट से ख़त्म किया जाएगा। लेकिन कह सकते हो ये फैसिलिटीज़ हमारे पास में बहुत ज़्यादा कम है, जिसके चक्कर में लैंडफिल्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो पहला कदम है प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ऑफिशियल्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस म्यूनिसिपल वेस्ट को मैनेज करने की, भाई उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लो, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो, अगर वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो राज्य सरकार हैं इनको प्रॉपर फंड प्रोवाइड करवाना होगा अपनी लोकल बॉडीज़ को, ताकि वो अच्छे खासे कदम उठा सकें इन बड़े बड़े लैंडफिल से लड़ने में, इनको टैकल करने में। ठीक है, जब तक उनके पास में फंड होगा नहीं तब तक यहाँ पर प्रॉपर वो टैकलिंग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप गाइस आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ लास्ट एडिटोरियल हमारा बात करता है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये बेसिकली आज का डेटा पॉइंट है जो कि बात करता है सिप्री की रिपोर्ट के बारे में। सिप्री की रिपोर्ट दोस्तों कल मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी, आपको याद होगा, है ना। तो चलो आज मैं आपको कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स देता हूँ, यानी एग्जामिनेशन के लिए आपके पास में कुछ लिखित में होना चाहिए, तो आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिप्री की रिपोर्ट की। सिप्री क्या है, यह है एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी हर साल रिपोर्ट आती है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई हथियारों का कितना व्यापार हुआ है दुनिया भर में, वेपन्स का कितना व्यापार हुआ है, किस देश ने कितना एक्सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा किसने एक्सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा किसने इंपोर्ट किया, वो सारी बातें ये बताता है। तो सिप्री रिपोर्ट 2022 रिलीज़ हो जाती है और इसने बताया ये कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है हथियारों का। इम्पोर्टर, ध्यान रखना, आर्म्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। 2018 से 2022 के बीच में सबसे ज़्यादा वेपन्स हमने परचेज़ किए हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है यूक्रेन, जिसने वेपन्स को सबसे ज़्यादा परचेज़ किया। अब इस रिपोर्ट की फटाफट हाइलाइट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला, दुनिया भर में कितना कितना व्यापार हुआ है उसको समझते हैं। दुनिया भर में जो इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र हुआ है, हथियारों का ट्रांसफ़र हुआ है, ये वैसे तो कम हो चुका है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर ये इंक्रीज़ हुआ है। जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो इम्पोर्ट है, यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको पता है ना, लगभग 27 कंट्रीज़ आ रही हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हथियारों को परचेज़ करना ज़्यादा बढ़ा दिया है अब की बार। उसके पीछे का रीज़न था रशिया यूक्रेन का वॉर, जिसके चक्कर में कई यूरोपियन कंट्रीज़ जो है काफ़ी डर चुकी थी, है ना, जिसकी चक्कर में काफ़ी सारा जो हथियार उन्होंने वो परचेज़ किया। ठीक है, और ये तो बात हो गई यहाँ पर थोड़ा ओवरऑल डेटा की। अब यूएस यानी अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों को एक्सपोर्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री यूएस बना है और इसका शेयर इंक्रीज़ हो चुका है। तो 33% पहले एक्सपोर्ट किया करता था, 33% से बढ़कर 40% के आसपास इसका एक्सपोर्ट पहुंच चुका है। रशिया का एक्सपोर्ट कम हुआ है सैंक्शन वगैरह की वजह से, तो रशिया पहले 22% के आसपास दुनिया भर में हथियारों को एक्सपोर्ट किया करता था, बट अभी कम होकर ये 16% हो गया, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। अब बात आती है पाकिस्तान की। तो कहोगे पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करता है? नहीं, हम इम्पोर्ट की बात करें अब। तो पाकिस्तान काफ़ी सारे हथियारों को इम्पोर्ट करता है। तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है 14% से। 14% से बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने हथियार जो खरीदा है ना, उसमें 14% की बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है। और सबसे ज़्यादा हथियार, मतलब 100% में से 80% हथियार इन्होंने चाइना से ही परचेज़ किए हैं। चाइना ने ही यहाँ पर सारे हथियार पाकिस्तान को प्रोवाइड करवा रखे हैं, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। अब ये तो हमने ओवरऑल दुनिया भर की बात की है, अब बात करेंगे स्पेसिफिक इंडिया के तौर पर। तो इंडिया के अंदर भी यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा इम्पोर्ट है ना, भले ही हम दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर हों, लेकिन पहले के मुकाबले जो हमारा इम्पोर्ट है वो कम हुआ है। 2012-13 से जब आप कंपेयर करोगे 2018-22 को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब की बार इम्पोर्ट कम हुआ है। ठीक है, भले ही हम सबसे बड़े इम्पोर्टर हों, लेकिन 11% से इम्पोर्ट कम होता हुआ नजर आया है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर बात ये आती है कि हमने किन किन देशों से सबसे ज़्यादा हथियारों को परचेज़ किया है, तो उसमें आ जाता है रशिया। रशिया भारत के लिए सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। रशिया के बाद में दूसरा देश है फ्रांस और तीसरा यहाँ पर यूएस आपको देखने को मिलेगा। मतलब दूसरे देश पर पहले यूएस आता था, बट फ्रांस उसको बीट करके अभी दूसरे देश पर आ चुका है, दूसरे नंबर पर आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रशिया, फ्रांस, यूएस, ये 3 देश हैं जिनसे हमने सबसे ज़्यादा वेपन्स को परचेज़ किया है। ठीक है, तो रशिया की पोजीशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रशिया से कई सारे हथियार हम लोगों ने परचेज़ किए हैं और फ्रांस से भी कई सारे हथियार परचेज़ किए हैं। अच्छा, अगर हम रशिया, फ्रांस
और यूएस को हटा दें, क्या और कोई देश भी है जिससे सबसे ज़्यादा हथियार परचेज करे गए? तो हाँ बिल्कुल। उसके अलावा इजराइल, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका जो है, ये कुछ कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगे जिनसे काफ़ी ज़्यादा हथियार हमने एक्सपोर्ट किए हैं, सॉरी हथियार हम लोगों ने यहाँ पर परचेज़ किए, इंपोर्ट किए हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि हमने इतना सारा इंपोर्ट किया, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि हमारे रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों के साथ में ही ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, और दोनों देश ही हमारे पड़ोसी देश हैं, दोनों ही हमारे साथ में बड़ी बड़ी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको सही ठिकाने पर लगाने के लिए हमें इन हथियारों की आवश्यकता पड़ी है, जिसकी बेसिस पर हम लोगों ने वेपन्स का जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीज़ किया है। ठीक है, मतलब वेपन्स का इम्पोर्ट हम लोगों ने किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इम्पोर्ट तो हम करें हैं अब की बार, लेकिन इम्पोर्ट कम किया है, पहले के मुकाबले कम किया, जैसे मैंने आपको बताया 11% से इम्पोर्ट कम हुआ है। उसके पीछे का रीज़न अब की बार यह हुआ है कि भारत ने कहीं ना कहीं अपने ऊपर, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश की है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है। उसके लिए कई सारे कदम उठाए हैं। हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे हथियारों का जो इम्पोर्ट किया करते थे उसको हमने ऊपर बैन लगा दिया। बहुत सारे हथियार हम खुद से बनाने लगे हैं, खुद से बनाने के बाद हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं उसे। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न था जिसके चक्कर में हमारा इम्पोर्ट थोड़ा सा कम हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह कि क्या भारत ने केवल इम्पोर्ट किया है, एक्सपोर्ट नहीं किया? देखो एक्सपोर्ट भी किया है हम लोगों ने, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो म्यांमार को किया है। ठीक है, तो म्यांमार को हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। म्यांमार के लिए हम तीसरे देश थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा हथियार म्यांमार को बेचे हैं। सबसे पहले पर रशिया था, दूसरे पर चाइना और तीसरे नंबर पर भारत, जिसने बहुत सारा एक्सपोर्ट यहाँ पे म्यांमार में किया। ठीक है, तो ये सारी बातें किसने बताई हैं? सिप्री की रिपोर्ट ने बताई हैं। सिप्री क्या है? सिप्री मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है, और इसके बारे में बात करोगे तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जिसका काम है यही हथियारों का जो भी यहाँ पर डेटा है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना। इस बॉडी को बनाया गया था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्वीडन के अंदर में जो स्टॉकहोम है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल। तो गाइज आज का डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नौ एक छोटा सा लास्ट आर्टिकल और कवर कर लेते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया था ऑकस के बारे में। ऑकस क्या है? ऑकस बेसिकली यहाँ पर 3 देशों का एक ग्रुप है। अब इसमें 3 देश कौन कौन से हैं? ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके से हो गया यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से हो गया अमेरिका। तो ये 3 देशों का ग्रुप है। ऑकस ग्रुप को बनाया गया है ताकि क्या किया जा सके, इन तीनों देशों के बीच में पार्टनरशिप को इम्प्रूव किया जा सके। और इस ग्रुप का फ़ायदा पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या नज़र आ रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अमेरिका से न्यूक्लियर सबमरीन्स को परचेज करने वाला है इस ग्रुप के तहत, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि इस ग्रुप को इसी पर्पज़ से बनाया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिसके पास में न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बात होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास में कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स आएंगी। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ये बोला है कि यूएस और यूके और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर यूएस के पास में, यूके के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास में नहीं है। तो ये दोनों देश मिलकर ये न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर इसी ग्रुप में आ जाएगा, और ये तीनों देश मिलकर क्या करेंगे, चाइना के एक्सपेंशन को टैकल करने में मदद करेंगे। जो चाइना है ना, चाइना का मिलिट्री जो एक्सपेंशन हो रहा है, तेज़ी से चाइना अपने आप को पसार रहा है, बढ़ा रहा है देश दुनिया भर में, उसको यहाँ पर रोकने में ये मदद करेंगे, आप ऐसा कह सकते हो। जबकि ये जो कदम उठाया जा रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ये सबमरीन्स परचेज़ कर रहा है यूएस से, ये खरीदेगा जल्दी। इसको लेकर IAEA की एक वार्निंग भी आ चुकी है। IAEA क्या है? यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसने यहाँ पर एक वार्निंग दी, इन्होंने बोला है कि भैया देखो, जो आप कंट्रीज़ हो ना, इनका तुम सब जैसे न्यूक्लियर, आपके पास में न्यूक्लियर पावर ऑलरेडी है, यानी तुम न्यूक्लियर कंट्रीज़ हो। जैसे कि अगर हम बात करें यूएस की, यूके की, तो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं ये। तो इनको ये काम नहीं करना चाहिए। अपनी जो ये न्यूक्लियर चीज़ है ना, ये जो न्यूक्लियर है, इसको यहाँ पर एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर IAEA ने एक वार्निंग भी दी है। तो IAEA का काम क्या है, आओ फटाफट इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर काम खत्म करते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जब बात करते हैं हम, तो इसको दुनिया भर में एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दुनिया में शांति बनाने का ये काम करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जो न्यूक्लियर फील्ड होता है ना, न्यूक्लियर फील्ड का मामला है, उसमें कॉपरेट करने का काम करना। IAEA को बनाया गया था 1957 में। इसका मकसद है यहाँ पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका सही तरीके से यूज़ हो सके, कोई गलत तरीके से ना हो। ऐसा ना हो कि भाई किसी देश के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और वो किसी दूसरे देश को ऐसे ही दे दे फालतू में, ऐसा ना हो। यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड है, वो जो एक तरीके से उसका जो विस्तार है उसको रोका जा सके, इसलिए यहाँ पर IAEA काम करता है। इसी चक्कर में IAEA ने वार्निंग दी है कि भाई आप इस तरीके से अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विस्तार ना करो। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के वीना में, ऑस्ट्रिया के वीना में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। काम क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, यानी कि दुनिया भर में शांति बनाने का ये काम करता है। इस चक्कर में इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था IAEA नाम की बॉडी को। ठीक है, नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद में अपने सेशन को एंड करते हैं। तो आज का क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीका वायरस को लेकर। ठीक है, तो जीका वायरस को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, सही हैं। जीका वायरस एक फ्लैवी वायरस है जिसको 1947 में डिस्कवर किया गया था। तो जीका और डेंगू ये जो दोनों बीमारियां हैं ना, ये एक ही मच्छर की वजह से होती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, जो एडिस इजिप्टी मच्छर है उसकी वजह से यहाँ पर ये फैलता है। दूसरा बात, जो अगर सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है ना, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी यहाँ पर हो सकता है। नहीं, ये जो वायरस है ये सेक्सुअली भी यहाँ पर एक दूसरे के बीच में फैल सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।